रोजगार देने की दिशा में केंद्र का एक और बड़ा कदम। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नौजवानों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, रोजगार मेले दिखाते हैं युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार। सीएम पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी। कल होने वाली बैठक में हो सकता है नए नेता का ऐलान। उन्नीस से 24 मई तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में G7 की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही पापुआ न्यू गिनी में तीसरे इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यात्रा के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट पर जताया ऐतराज। कहा, यह पूरी तरह गलत सूचना और समझ पर आधारित। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को बताया पक्षपाती। देश में मानसून के कुछ देरी से पहुंचने की उम्मीद। 4 जून तक केरल में दस्तक देने की उम्मीद। पिछले साल 29 मई को केरल तट पर पहुंचा था मानसून। फ्रांस के कान शहर में शुरू हुआ दुनिया भर के फिल्मों का मेला, कान फिल्म फेस्टिवल। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ले रहा हिस्सा। समारोह में होगी 4 भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। अक्टूबर 2022 को सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत की थी। देश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के अपने वादे पर मिशन मोड में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में 5वें रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सौंपी गई नौकरियों की नियुक्ति पत्र। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक है कि 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकक कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उप मंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधान अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक, सहायक प्रोफेसर आदि विभिन्न पदों पर रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन 9 साल पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। यही नहीं, सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम उदाहरणों के जरिए बताया कि कैसे सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के ही दिनों में उनकी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई है और वो तमाम क्षेत्रों में निवेश करने को तैयार हैं। वॉलमार्ट अगले 3 से 4 वर्षों में ही भारत से 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करेगी, तो सिस्को भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। पीएम ने नियुक्ति पत्र पाने वाले लोगों से कहा कि देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद भी सीएम पद पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। कर्नाटक के सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है और बैठकों का दौर भी चल रहा है। बुधवार को सीएम के नाम की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम पद की रेस में फिलहाल सिद्धारमैया का पल्ला भारी है। हालांकि डीके शिवकुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जीतोड़ मेहनत का हवाला देते हुए दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। दिन भर चले मंथन के बाद भी अभी तक राज्य के मुखिया के नाम पर मोहर न लग पाना नेतृत्व की असफलता को दिखाता है। इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2 प्रबल दावेदार दिल्ली में डटे रहे। सिद्धारमैया जहां एक दिन पहले ही दिल्ली में डेरा जमा चुके थे, वहीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ा रहे हैं और ये पूरी तरह बकवास है। बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर किए जाने वाले सवाल से असहज हुए शिवकुमार ने मानहानि का मुकदमा तक दायर करने की धमकी दे डाली। I should tell all those things, and some of them are reporting that I will resign and all bullshit. Nothing. My mother is my party. I have built this party. No question. My high command is there. My party is there. Our MLAs are there. 135. कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उनके आवास पर नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मैराथन मंथन किया गया। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। इस बीच पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आईएनसी का मतलब है नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि आई नीड कंफ्यूजन एंड आई नीड चेयर। आज कर्नाटका में भी उसकी शुरुआत कर दी गई है कि जनता ने तो मैंडेट दिया था प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए, स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए,
पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिंता प्रॉमिसेस की नहीं है, अपने पोस्टर की है। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस के 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की भूमिका काफी अहम रही है। विधायकों की पसंद भले ही सिद्धारमैया रहे हों, लेकिन कांग्रेस डीके शिवकुमार के योगदान को कभी भुला नहीं सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए अब आप अपने मोबाइल फोन की ट्रैकिंग कर सकेंगे, साथ ही आपके नंबर पर कितने सिम जारी किए गए हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो आप मोबाइल पर होने वाले फ्रॉड से अपने आप को बचा सकेंगे। मोबाइल का उपयोग करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप संचार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए संचार साथी पोर्टल के जरिए कहीं से भी अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकेंगे और सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर आपको अपना IMEI नंबर डालना होगा, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी चोरी होता है तो आप इस पर उसे ट्रैक करके उस मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर के पास भी आपका IMEI नंबर की पहुंच होगी, जिसके जरिए ट्रैकिंग बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मोबाइल की चोरी पर रोक लगाने में मददगार होगी। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को क्लोन और नकली मोबाइल फोन से जुड़ी सूचनाएं भी मुहैया कराएगी, जिसे उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा सकता है। कस्टमर्स की सेफ्टी, टेलीकॉम यूजर्स का किसी तरीके से कोई फ्रॉड से पाला पड़ता है उसको कंट्रोल करना, तो सेफ्टी ऑफ यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 3 रिफॉर्म्स आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। तीनों के तीनों रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजर सेफ्टी आपके सामने जब हमने टेलीकॉम बिल पेश किया था उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, तब भी आपको हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, यूजर सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देश में लगातार बढ़ रही मोबाइल से संबंधित फ्रॉड की घटनाओं में रोजाना इजाफा हो रहा है। ऐसी मोबाइल फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए यह पोर्टल उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल से संबंधित 3 बड़े रिफॉर्म की जानकारी दी। पहला, अगर आपका मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है तो आप उसे ब्लॉक करवा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। दूसरा, नो योर मोबाइल, यानी उपभोक्ता के नाम पर उसके मोबाइल नंबर पर कितने सिम जारी किए गए हैं इसकी भी सूचना उसे होगी, ताकि उसके मोबाइल नंबर पर किसी भी तरह का फ्रॉड न किया जा सके और सिम उपयोग में नहीं लाया जा सके। और तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। In these 3 reforms, we have created a proper legal regulatory procedure by which the mobile phones which are either lost or stolen can actually be disabled. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिलचस्प जानकारी देते हुए यह खुलासा किया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 6,800 कनेक्शन जारी किए गए थे, जबकि एक अन्य घटना में एक व्यक्ति के पास 5,000 से ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध था, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैक किया गया और उस पर कार्रवाई की गई इसी संचार साथी पोर्टल के जरिए। इन सभी ने शक्ल एक ही रखा था, लेकिन नाम अलग अलग रखे थे। तो अब आपको मोबाइल गुम होने की स्थिति में या किसी भी तरीके की फ्रॉड होने की स्थिति में पुलिस का चक्कर नहीं लगाना है, बल्कि इस मोबाइल साथी पोर्टल के जरिए घर बैठे ही अपने मोबाइल को ट्रैक भी कर सकेंगे और फ्रॉड से अपना बचाव भी कर सकेंगे। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातियों के समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम ने प्रतिनिधिमंडल के गुजरात की हाल की यात्रा के अनुभव के बारे में पूछा और विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी के उनकी यात्रा के बारे में। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई के बीच 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के पहले चरण में 19 से 21 मई के बीच जापान के हिरोशिमा शहर में रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां G7 बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री G7 के कई सत्रों को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में तीसरे
इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री 22 से 24 मई के बीच ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, जहां वे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ और कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य को आगे ले जाते हुए इनोवेटिव इंडिया समिट 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन विजय सांपला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। विजय सांपला ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की आज दुनिया भर में सराहना हो रही है। इनोवेटिव इंडिया समिट 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ और ये बेहद सफल रहा। और अब बात मानसून के आमद की। मानसून इस बार कुछ देरी से केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून की शुरुआत 4 जून को होने की उम्मीद है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को या फिर इससे 7 दिन आगे या पीछे पहुंचता है। पिछले साल मानसून 29 मई को केरल के तट पर पहुंचा था। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल में मानसून के आरंभ से होता है और गर्म और शुष्क मौसम को वर्षा ऋतु में बदलने का इशारा करता है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों और अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में धूल भरी आंधी या धूल भरी हवा चलने की आशंका है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हाल के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। अब तेज हवाएं चल रही हैं। पिछले 1 हफ्ता से तापमान में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई और ज़्यादातर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण को सही ठहराने के अपने पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले साल 7 नवंबर को संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से अपने फैसले में कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है और SC, ST, OBC समुदाय को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल से जल को लेकर लिए गए संकल्प को हासिल करने की दिशा में तेजी से देश कदम बढ़ा रहा है। पूरे देश में 9.06 लाख स्कूलों, 9.39 लाख यानी कि 9,39,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का से पानी उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक, फ्लोराइड, संदूषण वाले 22,016 बस्तियों में अब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में प्रयास हो रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में एक टैप कनेक्शन के राही लोगों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और आज हमने एक बड़ा मील पत्थर प्राप्त किया है जब 12 करोड़ ग्रामीण घरों तक जल पहुंचाया गया है। जहां एक और 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया है, वहाँ हमें यह भी खुशी है कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ पे ये कवरेज 33% से कम हो। तो बाकी जो बचे घर हैं उनमें भी शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार पूरे अपने तन मन से अपनी कोशिशें जारी रख रही है। मैं सभी टीमों को बधाई देती हूं और ख़ास तौर पर उन ग्रामीण भाइयों और बहनों को जो इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो पानी समिति के मेंबर हों, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वो ज़िला परिषद के नेतृत्व है या हमारे स्वयंसेवी जथेबंदियां हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं।
सभी ने बहुत इसमें अपना योगदान डाला है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें शीघ्र ही हर घर तक शुद्ध क्वालिटी का उचित मात्रा में जल उपलब्ध कराना है, उस लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। मणिपुर राज्य प्रशासन के परामर्श से मणिपुर राज्य में स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मणिपुर के इम्फाल में केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए इम्फाल के वैकल्पिक केंद्रों के लिए मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलांग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली को केंद्र बनाया गया है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम यानी IVRS सुविधा के माध्यम से इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए केंद्र परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध होगा। इस संबंध में प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग के पास उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। IVRS के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। उम्मीदवार 17 मई को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 मई शाम 5 बजे तक UPSC से संपर्क करने के लिए मणिपुर राज्य में किसी भी जिला प्रशासन कार्यालय में पहुंच सकते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में मंगलवार को एक पुस्तक हमारा जीवन हमारी यादें का विमोचन किया। पुस्तक में संघर्षों की आग में तप कर आए सामाजिक नायकों के वृतांत को संकलित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भूपेंद्र यादव रहे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने हिस्सा लिया। पुस्तक का संपादन रामानंद ने किया है, जबकि पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सामाजिक जीवन में कहानियों का जिक्र किया और कविता सुनाकर अपने कवि भाव को भी प्रकट किया। आइए सुनते हैं कौन सी कविता सुनाई भूपेंद्र यादव ने। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। और इस पुस्तक को पढ़ के भी जो लगता है कि जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो दरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, न हो परियां जहां आसमानी, मुझे सुनाओ वो कहानी। इसको हम केवल कोई हमारा कोई स्टेटमेंट हो गया ये ना माने। ये हमारी वो जो प्रवृत्तियां हैं, जो सकारात्मक प्रवृत्तियां लगातार समाज को जोड़ती रही, समाज के भेदभाव को दूर करके सबको हृदय से जोड़ करके एक बना करके और आगे बढ़ाने का जो काम करती रही, ये उस भावनाओं को छूने वाली किताब है। फ्रांस के शहर कान में कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रेड कारपेट पर किया। इसके साथ ही द एलिफेंट विस्पर्स फेम के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेता मानुषी छिल्लर और ईशा गुप्ता और मणिपुर अभिनेता कंगाबम तोम्बा भी थे। इस वर्ष महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए 4 विशिष्ट भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इस साल के समारोह में निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी कांस फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट स्क्रीनिंग में दिखाई जाएगी। डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में कनू बहल की फिल्म आगरा को स्क्रीन किया जाएगा। मणिपुर फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा की फिल्म ईशनाऊ, जिसे नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ है, इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से इकलौती रेड कारपेट एंट्री है। यह फिल्म रेड कारपेट स्क्रीनिंग की लिस्ट में शामिल है। 12 दिवसीय महोत्सव का समापन 27 मई को होगा। जॉनी डेप अभिनीत और लुई 15वें पर आधारित पीरियड ड्रामा जीन डू बेरी के प्रीमियर के साथ ही 76वें कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी करने के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट्स अब भी गलत सूचना और गलत समझ पर आधारित हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रेरित और पक्षपाती टिप्पणी केवल इन रिपोर्टों की विश्वसनीयता को कम करने का काम करती है।
दिल्ली में आगामी 10 जून को जय श्री राम नाट्य का मंचन किया जाएगा। 3 घंटे के दौरान पूरी रामायण का सार इसमें देखने को मिलेगा। इस मंचन में अभिनेता पुनीत इस्सर जहां रावण के रोल में नजर आएंगे तो उनके पुत्र सिद्धांत इस्सर भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे। दारा बिंदु सिंह भी हनुमान की भूमिका करते हुए देखे जाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले श्री धार्मिक लीला कमेटी के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया जा रहा है। कैसा होगा ये नाट्य मंच, खास बातचीत की हमारी संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में जय श्री राम नाट्य मंचन होने जा रहा है। किस तरह का होगा ये नाट्य मंचन, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत इस्सर साहब। पूरी रामायण को 24,000 श्लोकों का जो हमारा महान ग्रंथ है, जो पंचम वेद है, किस तरह हमने उसे 3 घंटों में ढाला है, ये बहुत ही एक असंभव कार्य था। ये तो ईश्वर की कृपा से ही हुआ है, ये तो भगवान राम की ही कृपा से हुआ है। हालांकि सर रामलीलाएं होती हैं 10-12 दिन तक चलती हैं, तो आपने क्यों सोचा कि एक दिन में कुछ घंटों में? बिकॉज 3 घंटों में, ताकि लोगों को हम ज़्यादा दिखा सकें, ताकि क्या एक दिन आया कि मिस करके कभी कुछ। ये जो है ये रामलीला नहीं है, ये 3 घंटे का पूरे रामायण का सार। इट्स अ लाइव प्ले विद ऑडियो विजुअल्स, बैकड्रॉप्स, एक्शन, बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड शो। भविष्य में क्या संभावनाएं समझें? इसको लेके ऑल ओवर इंडिया करेंगे जी, ऑल ओवर इंडिया इसको। अभी इसका बीजेपी और अपना हमारे मतलब हमको हेल्प करेंगे, वो तो उनका हाथ है। हमारे वीरेंद्र भाई साहब हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और धीरज जी जो है वो कहते हैं भी हमें राम की जो महिमा है वो लोगों तक, देश देश तक, घर घर में पहुंचानी है। हर प्रांत में हम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी शोज करेंगे। अब महाभारत में आपकी पहचान दुर्योधन के रूप में बहुत अच्छी हुई, हर घर में हर बच्चा जानता है आपको। अब आप रावण की भूमिका में होंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है जी। पहले हम द्वापर युग में ले कर गए थे आपको, इस बार हम आपको त्रेता युग में ले जाएंगे। बेटा यहाँ पर आपका भगवान श्री राम की भूमिका में है, आप रावण में, तो कैसे देखते हैं? एक ही घर में आपको दो अलग अलग जो रूप नजर आएंगे, एक धर्म का प्रतीक है और एक अधर्म का। साहब जो बता रहे थे आगामी 10 जून को दिल्ली के सिनेपोर्ट सभागार में जय श्री राम नाट्य मंचन होगा। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। पिताजी